हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विस्तार ऑफ एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिंसली स्टेट्स, प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, गवर्नमेंट अप्रोच मीन्स गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया, अबाउट हैदराबाद एंड मणिपुर, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मीन्स रजवाड़ों का विलय। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या हैं? देखिए, आज़ादी से पहले इंडिया दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और सेकंड था प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। दूसरी तरफ बहुत से बड़े और छोटे छोटे स्टेट्स थे जिन पर डायरेक्ट कंट्रोल राजाओं का था। इन्हीं को प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। एज यू कैन सी मैप, जो भी येलो कलर में है वो सब हमारे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं और जो ब्लू कलर में वो सारे हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे राजा थे ना, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को अपनाया हुआ था। मतलब कि ब्रिटिशर्स का उनके ऊपर भी कंट्रोल था। सुप्रीम तो ब्रिटिशर्स ही थे और इसी को ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी और स्विजरनिटी कहा गया था। ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की 1/3 जो लैंड थी वो प्रिंसली स्टेट्स ने कवर की हुई थी। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई प्रिंसली स्टेट्स के साथ? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि आज़ादी के जस्ट पहले ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के एंड के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स भी आज़ाद हो जाएंगे। इट मीन्स 565 प्रिंसली स्टेट्स लीगली इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। उस समय हमारे भारत देश के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इसका मतलब ये था कि वो सभी 565 प्रिंसली स्टेट्स भी आज़ाद माने जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने ये साफ कर दिया था कि प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो इंडिया में रह सकते हैं या पाकिस्तान में, और अगर वे चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं, आज़ाद रह सकते हैं। और ये डिसीजन लेने का राइट सिर्फ राजाओं को था, जनता को नहीं। ब्रिटिशर्स के इस अनाउंसमेंट ने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दिया। सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे, फिर हैदराबाद के निज़ाम और फिर भोपाल के नवाब ने आज़ाद रहने की बात कही। गवर्नमेंट अप्रोच, अब इस पर गवर्नमेंट का क्या नज़रिया था, गवर्नमेंट ने क्या किया इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इसको सॉल्यूशन के लिए? देखिए, गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाया था। ही वॉज इंडियाज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम। प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में पटेल जी ने हिस्टोरिक रोल प्ले किया, और ये शायद आज एक आसान काम लग रहा हो, बट इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि उस समय आज के उड़ीसा में 26 प्रिंसली स्टेट्स थे। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में 14 बड़े प्रिंसली स्टेट्स और 119 छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। अब यहाँ पर 3 कंसिडरेशन देखने को मिली, मतलब 3 पॉइंट्स, 3 बातें सामने आई। सबसे पहली बात ये थी कि मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स के लोग इंडिया में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये डिसाइड लोग नहीं करेंगे, ये डिसाइड राजा करेगा कि उसको कहाँ जाना है। लेकिन अगर लोगों की राय जानी जाती तो वो सब इंडिया में ही रहना चाहते थे। सेकेंड, गवर्नमेंट वॉज फ्लेक्सिबल, और वो कुछ प्रिंसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने के लिए भी तैयार थी, जैसे कश्मीर के केस में हुआ। थर्ड, बिकॉज ऑफ पार्टीशन लैंड की बाउंड्रीज डिसाइड करना और ज़रूरी हो गया था। बातचीत के ज़रिए ही लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स जिनकी बाउंड्रीज इंडिपेंडेंट इंडिया की नई बाउंड्रीज से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही इंडिया में शामिल हो गए थे। सभी प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट था जिस पर जो भी प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन होता था उस राजा को साइन करना होता था। मतलब कि इसमें साइन करने का मतलब ये था कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल होने के लिए एग्री हैं। पटेल जी इस डॉक्यूमेंट पर साइन कराकर ही प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कराते थे। सभी प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन इंडिया में हो चुका था। सिर्फ 4 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिनका इंटीग्रेशन इंडियन गवर्नमेंट के लिए बेहद डिफ़िकल्ट रहा। ये 4 प्रिंसली स्टेट्स थे: जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट हैदराबाद एंड मणिपुर इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हैदराबाद। अब हम हैदराबाद को डिस्कस करेंगे, हैदराबाद की स्टोरी सुनते हैं।
हैदराबाद। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स। हमारे सभी प्रिंसली स्टेट्स में हैदराबाद सबसे बड़ा रजवाड़ा था। इसके रूलर को निज़ाम कहा जाता था, जो कि दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक था। बहुत दौलत थी इसके पास। निज़ाम हैदराबाद को आज़ाद रखना चाहता था, जिसके लिए उसने नवंबर 1947 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब था कि जब तक नए कानून और सिस्टम नहीं बनता है, तब तक ब्रिटिश क्राउन के रूल ही प्रिंसली स्टेट्स फॉलो करेंगे। उसमें इंडियन गवर्नमेंट कोई रोक टोक नहीं करेगी और ना ही इंडियन आर्मी हैदराबाद में तैनात हो सकती थी। 1 साल के बाद ही हैदराबाद का निज़ाम डिसाइड करेगा कि उसे इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में। अब इस 1 साल की ड्यूरेशन में ही हैदराबाद के लोगों ने निज़ाम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी। तेलंगाना के जो किसान थे वो निज़ाम के रूल से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तेलंगाना से निज़ाम के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को दबाने के लिए निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स रज़ाकार्स को भेजा। अब ये रज़ाकार्स कौन थे? देखिए, रज़ाकार्स टॉप लेवल के अत्याचारी और कम्युनल लोग थे। उन्होंने मोस्टली नॉन मुस्लिम्स को अपना निशाना बनाया, उन्हें मारा, लूटपाट की और वुमेन्स का रेप भी किया। सितंबर 1948 में इंडियन मिलिट्री हैदराबाद पहुंची और कुछ दिनों तक रुक रुक कर लड़ाई चली, बट एट द एंड निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और उसके सरेंडर के साथ ही हैदराबाद का इंटीग्रेशन भारत में हुआ। चलिए अब बात करते हैं मणिपुर की। चलिए अब शुरू करते हैं मणिपुर की कहानी। मणिपुर के राजा का नाम था बोधचंद्र सिंह, जिन्होंने आज़ादी के कुछ समय पहले ही भारत में इंटीग्रेशन के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था। इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने बोधचंद्र सिंह जी को सेटिस्फाइड किया था कि मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता बनी रहेगी। अब जून 1948 में अपनी जनता के दबाव में आकर राजा जी ने मणिपुर में इलेक्शन करवा दिए और एज अ रिजल्ट मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुआ, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र, मतलब कि राजा भी रहेगा और संविधान। इसी के साथ मणिपुर भारत देश का पहला ऐसा स्टेट बना जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर अपने राज्य में पहली बार इलेक्शन करवाए थे। मणिपुर की विधानसभा में मणिपुर के इंडिया में इंटीग्रेशन को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट थे। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने राजा पर प्रेशर बनाया कि वे अपना इंटीग्रेशन अब पब्लिकली इंडिया में कर लें और इंडियन गवर्नमेंट को इसमें सफलता भी मिली। मणिपुर के लोग इस कदम को लेकर बेहद नाराज़ हुए और इसका असर आज तक देखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि स्टेट्स को फिर से ऑर्गेनाइज करना, फिर से बनाना। प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन और पार्टीशन के बाद भी जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी तो एक और बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना था, जो था इंडियन स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्रीज को फिर से बनाना। 1920 में कांग्रेस ने अपने नागपुर सेशन में ये एक्सेप्ट किया था कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेस पर होना चाहिए, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब इंडियन गवर्नमेंट लैंग्वेज के बेस पर बाउंड्रीज तय करना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन अभी चल ही रहा था और पार्टीशन की यादें भी अभी ताज़ा थी। ऐसे में अगर लैंग्वेज के बेस पर फिर से एक स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब था कि फिर से हिंसा को बढ़ावा देना। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने बाउंड्रीज ड्रॉ करने का काम पोस्टपोन कर दिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन हमारे स्टेट्स को पसंद नहीं आया। सबसे पहले पुराने मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उस समय मद्रास में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी शामिल थे। एक विशाल आंध्रा मूवमेंट शुरू हुआ जिसकी डिमांड थी कि मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग करके एक नया स्टेट आंध्र प्रदेश फॉर्म किया जाए। इसी मूवमेंट में एक कांग्रेस लीडर एंड ही वॉज ऑल्सो गांधीयन, पोटी श्रीरामुलु 56 डेज की इंडेफिनाइट फास्ट पर बैठ गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई। पोटी श्रीरामुलु जी की डेथ के साथ ही आंध्र मूवमेंट ने जोर पकड़ा। जगह जगह पुलिस फायरिंग हुई, बहुत से लोग इंजर्ड हुए, हिंसक घटनाएं शुरू हो गई और इन्हीं सबको देखते हुए फाइनली दिसंबर 1952 में एक अलग स्टेट आंध्र प्रदेश नाम से फॉर्म्ड हुआ। आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन के साथ ही बाकी स्टेट्स ने भी डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया। इसका काम सिर्फ स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्राइंग करना था।
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कर दिया था कि स्टेट्स की बाउंड्रीज वहाँ बोली जाने वाली लैंग्वेज के बेस पर ही तय होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के बेस पर 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसके रिजल्ट में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड हुई। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय।